हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सिसु नागा डायनेस्टी लिखा हुआ है, तो आज हमें पढ़ना है सेकंड टॉपिक मतलब पहला एक टॉपिक हो चुका है हमारा, तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है सिसु नागा डायनेस्टी का और थर्ड होगा नंदा डायनेस्टी के बारे में। एक बात आपको बता दें कि आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस या ग्रेड सी डी लेवल का, आप इस नोट्स को प्लीज़ ज़रूर रेफ़र करें, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको अलग से कुछ भी सर्च करने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एज मैंने इस नोट्स में को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगाया है, 2-3 रिसोर्सेज को रेफ़र करके, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन या किस टाइप के स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ रहा है। तो आप इस नोट्स को एक बार देखें और हो सके तो इसका नोट डाउन भी कर लें। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो अकॉर्डिंग टू मी ये नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अपना अपना है, जिसको जैसा लगे। अगर आपको लगता है तो आप इसी पॉइंट में नोट डाउन कर सकते हैं लेक्चर देखने के बाद। तो ये था पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन नोट से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे सिसु नागा डायनेस्टी के बारे में। सिसु नागा डायनेस्टी से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कि हमने कहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मगध के बारे में और उसके भी पहले हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद जो है 6th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट होता है। उसका मतलब एक तरीके से ओरिजिन या जिक्र करते हैं हिस्टोरियन के 6th सेंचुरी के बीसी के आसपास जो है महाजनपद के बारे में लिखा हुआ मिलता है। तो इसलिए 6th सेंचुरी बीसी के जो टाइम पीरियड होता है उसको महाजनपद का टाइम पीरियड मानते हैं। तो महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि टोटल 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपद के कैपिटल क्या थे उनको हमने मेंशन किया है, और साथ में आज के टाइम में उनका प्रेजेंट टाइम में लोकेशन क्या है उसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, और साथ में ही वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक कौन सा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जामों में पूछ देता है। तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में लेक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि 16 महाजनपद में जो मोस्ट पावरफुल महाजनपद था वो रहा मगध, और मगध के पावरफुल होने के काजेस क्या थे वो भी हमने डिस्कस किया है। आप लेक्चर को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, काजेस वगैरह जो होता है ना, आंसर राइटिंग में बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। आंसर राइटिंग में पूछ लेता है कि मगध के पावरफुल होने की क्या क्या काजेस है, तो हमने मेंशन किया है, आप जाके लेक्चर को देख लीजिएगा। और साथ में हमने ये भी मेंशन किया था कि मगध में 3 डायनेस्टीज ने रूल किया था, और 3 डायनेस्टीज में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? हर्यंका डायनेस्टी, सिसु नागा डायनेस्टी और थर्ड रही नंदा डायनेस्टी। 3 ही डायनेस्टी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग 3 ही डायनेस्टी जो है कि मगध पे रूल किए हैं अभी तक के जो है रिसोर्सेज जो भी मिले हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हमने एक डायनेस्टी को डिस्कस कर लिया है, आप लोग देखे भी होंगे लेक्चर को, जिसमें हर्यंका डायनेस्टी था। हर्यंका डायनेस्टी के अंडर ब्रीफ में आपको बता दें कि कौन कौन से रूलर थे। हर्यंका डायनेस्टी के अंडर हमने पढ़ा था अजातशत्रु के बारे में, बिंबिसारा के बारे में, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक के बारे में। नागदर्शक को हर्यंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर माना जाता है, तो नागदर्शक से ही हर्यंका डायनेस्टी का खत्म हो जाता है और सिसु नागा डायनेस्टी का स्थापना हो जाता है। तो इतना था ब्रीफ में प्रीवियस लेक्चर के जो है कि टॉपिक हमने आपको डिस्कस कर दिया ब्रीफ में। अब हमें सेकेंड कंटिन्यू करना है सिसु नागा डायनेस्टी को। देखिए, सिसु नागा डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन से थे? सिसु नागा और दूसरा कौन था? काला शोका। देखिए, रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इनके नेम जानना? क्योंकि पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछता है कि मैच द फॉलोइंग में कौन सा पर्टिकुलर डायनेस्टी का रूलर नहीं है। जैसे आपसे पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से पूछेगा इनमें से कौन सा सिसु नागा डायनेस्टी का रूलर है। तो जैसे आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक सिसु नागा और काला शोका। हर्यंका डायनेस्टी का ज़्यादा चांसेस बनता है क्योंकि वहाँ पे रूलर ज़्यादा रहे हैं।
तो फिलहाल अभी तक इतना ही जानते हैं कि शिशुनागा और कालाशोका 2 ही रूलर थे। अब शिशुनागा की क्या क्या चीजें थी उनको पढ़ेंगे। पहला ये कि ही वॉज मिनिस्टर ऑफ नागदर्शक, जो कि हर्यंका डायनेस्टी का रूलर था। तो शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना करने से पहले क्या था, नागदर्शक का मिनिस्टर था और बाद में नागदर्शक को मार के शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। सेकेंड है फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। थर्ड है शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। आप जब महाजनपद वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मगध में शुरुआती जो कैपिटल था वो रहा राजगृह, जिसको राजगृह भी कहते हैं। और तो राजगृह जो है कि पहला कैपिटल था हर्यंका डायनेस्टी के अंदर। जब शिशुनागा आता है तो शिशुनागा कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, कहाँ से, राजगृह से वैशाली के लिए। तो वैशाली में ये कैपिटल शिफ्ट हो जाता है शिशुनागा के टाइम पीरियड में। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज रीजन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली इन द 383 BC। देखिए टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ना, पीसीएस एग्जाम में अक्सर करके एक क्वेश्चन पूछता है। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था, अजातशत्रु के समय में हुआ था, जिसको महाकसप्पा ने चेयर किया था, यानी कि महाकसप्पा ने बैठक की थी उस पर। और किस जगह पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था, महाकसप्पा ने उसको चेयर किया था। और किस सन में हुआ था, 483 BC में हुआ था। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोका के टाइम पीरियड में हुआ, वैशाली जगह पे होता है और 383 BC में होता है। इसको चेयरमैन किए थे सबाकमी। इसके रिजल्ट क्या निकले थे, मंक जो है 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, एक स्थविरमंदिन और दूसरा महासंगिका। अब है नेक्स्ट कि कालाशोका कितने साल रूल किया था। कालाशोका 28 ईयर रूल किया था। बाद में क्या हुआ, डिवाइडेड हिज डोमेन अमंग हिज 10 सन। बाद में उसने अपने साम्राज्य को 10 भाग में डिवाइड कर देता है। और लास्ट में क्या होता है, किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी महापद्म नंदा। महापद्म नंदा जो है नंदा डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं और वही जो है किसको मारते हैं, कालाशोका को मार के नंदा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। नंदा डायनेस्टी में देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है कि द फेम ऑफ मगध स्केल्ड न्यू हाइट्स अंडर द नंदा डायनेस्टी। देखिए नंदा डायनेस्टी में क्या होता है कि मगध का नेम फेम बढ़ जाता है, मगध एक नई ऊंचाई पे पहुंच जाता है। क्योंकि कॉन्क्वेस्ट करता है, उसकी बाउंड्री बढ़ाता है, अपने साम्राज्य का जो एरिया होता है उसको बढ़ाता है कॉन्क्वेस्ट करके, छोटे छोटे जो अगल बगल के राज्य होते हैं उनमें आक्रमण करके। तो इसका जो एरिया होता है बढ़ जाता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ गेंजेटिक प्लान्स के और आगे बढ़ जाते हैं लोग। ही कंसिडर टू बी द फर्स्ट नन क्षत्रिय डायनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि नंदा डायनेस्टी पहला नन क्षत्रिय डायनेस्टी था। नेक्स्ट है महापद्म नंदा जो कि नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो महापद्म नंदा क्या था, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी था, यानी कि नंदा डायनेस्टी का स्थापक था। ही अपरूटेड द क्षत्रिय डायनेस्टी एंड एज्यूम द टाइटल एक रथ या एक छत्र। वो क्षत्रिय डायनेस्टी को खत्म करके, जैसे कि आप सभी ने देखा कि शिशुनागा का जो लास्ट रूलर था कौन रहा, कालाशोका को वो मार के नंदा डायनेस्टी की स्थापना करता है कौन, महापद्म नंदा। तो वो क्षत्रिय को मारता है और अपने को एक टाइटल एज्यूम करता है एक रथ या एक छत्र, जिसका मतलब है सॉवरेन रूलर। पुराण में कहा गया है कि सर्व छत्रंत का यानी कि अपरूटर ऑफ द क्षत्रिय, यानी क्षत्रियों का समापन करता। फिर है पाली टेक्स्ट में उग्रसेन कहा गया इसको, ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी का, बहुत बड़ी आर्मी का राजा इसको कहा गया, यानी कि मालिक इसको कहा गया। उग्रसेन किसने कहा, पाली टेक्स्ट में कहा गया इसको। नेक्स्ट है
also described as the first empire builder of Indian territory. इंडियन टेरिटरी में पहला जो है कि एम्पायर बिल्डर, इसको सॉरी टेरिटरी नहीं हिस्ट्री है, इसको जो है हिस्ट्री में पहली बार जो है कि इसको एम्पायर बिल्डर कहा गया। सक्सीडेड बाय हिज सन धनानंदा, इसका बेटा धनानंदा रहता है। धनानंदा इसको जो है कि सक्सीड करता है। धनानंदा जो है नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर रहता है। अलेक्जेंडर इन्वेट करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन 326 BC में, उसी इसके राज्य टाइम में, यानी कि नंदा रूलर जो रहता है धनानंदा, उसके टाइम पीरियड में ही अलेक्जेंडर जो होता है वो आक्रमण करता है राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान पंजाब वाले एरिया में। बट धनानंदा की जो आर्मी होती है वो डिटर कर देती है अलेक्जेंडर की आर्मीज को। नेक्स्ट है कि ग्रीक टेक्स्ट कॉल्ड एज अग्रमीज या जैन ड्रामीज, जो ग्रीक टेक्स्ट रहती है उसमें इसको अग्रमीज और जैन ड्रामीज कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।